हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग लेकर के आए सीरीज है वो पॉलिटी पीटी 365 जो है, जो भाई रिलीज हो चुकी है 9 तारीख को, 9 जैन को। तो उसी को जो है हम लोग कंप्लीट कवर करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, मतलब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो इंडेक्स दिया है, उसमें कुल मिला के 8 टॉपिक है। पहला इलेक्शन है, सेकंड हमारा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज करके है। उसके बाद थर्ड में हम लोग बात करें तो ये इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद फोर्थ में सेंट्रल स्टेट रिलेशन दिया गया है, फिर जुडिशरी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो फिर ये इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर कुछ बिल्स हैं जो आए हुए हैं करंट में, वो उनको लेकर दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचुरी बॉडी क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कुछ स्टैचुरी बॉडी हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं। वो जो जितनी भी न्यूज़ में रही हैं वो सब दी गई हैं। ये टोटली आपका जो जितनी भी हैं, इसमें से 2 या 3 को छोड़ के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं वो नॉर्मली हमारी लक्ष्मीकांत में नहीं दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और स्टैचुरी बॉडी हमारी उसमें है। तो वो ये लगभग स्टैटिक्स ही है टोटल। 8th वाला अगर हम लोग टॉपिक बात करें तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस का कुछ दिया गया है। तो ये हमारा लगभग इसी से कवर करना है, क्योंकि गवर्नेंस का पार्ट जो है वो स्टैटिक पोर्शन में नहीं दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आते हैं हम लोग, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्शन। इलेक्शन में कुल मिला के टॉपिक दिए हैं 1.6 और 6 में कुछ सब पार्ट दिए गए हैं। तो हम लोग एक वीडियो में इस पूरा का पूरा जो है वो कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्शन पे। तो इलेक्शन में चल क्या रहा है, देखिए इस टाइम चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन जो है बिल जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। और जब हम लोग को पता है लोकसभा में कोई बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो होता क्या है नॉर्मली, होता बस इतना है कि इसमें जो है कोई जो कमेटी होती है, ठीक है, वो इसको पहले क्या करती है, रिव्यू करती है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो इसकी रिव्यू इस टाइम कर रही है। अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, बस जो है बिल आया हुआ है। कहाँ पे रिव्यू हो रहा है, लोकसभा में, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये बिल पास होगा तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा, 129 अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 129 अमेंडमेंट जो लाने के लिए जो न्यू आर्टिकल है 82A वो जो है इंसर्ट किया जाएगा। अब इसमें समझते हैं क्या है पूरा जो मैटर है। तो स्टिमुलस जो इलेक्शन है वो है क्या। तो इसमें ये बोला गया है कि जो जनरल, जैसे देखिए लोकसभा का इलेक्शन होता है अलग टाइम पे होता है, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ना, असेंबली का इलेक्शन इसलिए वाला वो अलग टाइम पे होता है। तो ये बोला गया कि दोनों को हम एक टाइम पर क्या करें, कंबाइन कर दें। मतलब क्या जैसे होता है ना कि अभी ये इलेक्शन हो रहा है, फिर दूसरा इलेक्शन दूसरे या तीसरे साल में हो रहा है, तो दोनों का टाइम फिक्स नहीं है। मतलब ये कर सकते हैं, मान लो एग्जाम्पल 2024 में इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है, तो उसी ईयर में हमारा इलेक्शन किसका हो जाना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का हो जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर के ये बिल आया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टर्म ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड विथ फुल टर्म ऑफ लोकसभा। यही बोला गया है कि मतलब जैसे लोकसभा का टाइम पीरियड खत्म हो, वैसे ही हमारा स्टेट जो असेंबली है उनका भी टाइम पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। अब देखिए अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करें, 83 जो अमेंडमेंट हो रहा है, आर्टिकल जो 83 है उसमें 3 टर्म हमको समझना है जो जोड़ी जाएगी कुल मिला के, अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म और जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो हमारे नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, अनएक्स इसको देखिए हम नॉर्मली भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल कि 2024 में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो 5 साल चलेगा, मतलब 2029 तक जाना चाहिए, 5 ईयर इलेक्शन, ठीक है। अब ये बोला गया कि मान लीजिए एग्जाम्पल लोकसभा में चल रहा है ये, और लोकसभा में और सेम चीज इसी टाइम लोकसभा का हुआ, इसी टाइम स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का हुआ, ठीक है। अब लोकसभा का इलेक्शन चला पूरा आपका 29 तक, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का हुई, ये आपकी 3 ईयर हुई कंप्लीट। उसके बाद कोई कॉज हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल जो हमारे लीडर थे उनकी डेथ हो गई या फिर कुछ भी, तो ये जो है वो भंग हो गई, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर ये यहाँ पे क्रॉस होगा तो फिर यहाँ से हम न्यू इलेक्शन करा दे तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इलेक्शन रहता था। अब इससे दिक्कत क्या हुई, ये 2009 में खत्म हो गया, 29 में इसका टाइम पीरियड खत्म हुआ, और इसका 3 साल बाद हुआ, तो मतलब 2 साल यहाँ पे बचा है, मतलब 27 में इसका खत्म हो गया। अब ये फर्दर 5 ऐड हम लोग करेंगे तो 2000 कितना पहुंचेगा, 30 और 32, मतलब 32 में। अब देखिए दोनों का इलेक्शन का जो टाइम है वो चेंज हो गया, एक 29 में इलेक्शन करा रहा है, एक और 2032 में इलेक्शन करा रहा है। तो जो बीच का टर्म है, मतलब ये जो टर्म 3 साल या 2 साल जो ही बचा है, पीरियड होने से पहले का खत्म हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल लोकसभा 2 साल ही चली, 3 साल बचा हुआ है, तो उसको जो टर्म है जो बचा हुआ है, 2 साल का टर्म या 3 साल का टर्म जो बचा हुआ है, उसी को बोला गया है अनएक्सपायर्ड टर्म। अब ये बोला जा रहा है कि इलेक्शन हम कराएंगे, लेकिन वो सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब हम यहाँ पे लेके आए गवर्नमेंट, वो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई 3 साल के लिए आएगी, इस टाइम पे जब होना चाहिए इलेक्शन, उस टाइम फिर से न्यू फ्रेश इलेक्शन होगा।
मतलब में अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा, मतलब लोकसभा जो है बीच में भंग हो जाती है, खत्म होती है, तो नेक्स्ट 5 के ईयर के लिए नहीं बनेगी, जो रिमेन्ड टाइम बचा है उसके लिए बनाया जाएगा। कहने का मतलब बस इतना सा है। ठीक है? तो उसके बाद फिर ये आपका मिड टर्म इलेक्शन, वही बात कर रहा है कि अगर हम लोग बीच में इलेक्शन कराएँगे तो क्या बोला जाएगा? मिड टर्म इलेक्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 172 में अगर बात किया जाए, इसमें अनएक्सपायर्ड टर्म और फुल टर्म ऑफ एसएलए इसको डिफाइन किया गया है। स्टेट एसएलए का मतलब आगे बता चुके हैं हम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है? अमेंडमेंट ऑफ 327 में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन को लेकर कोई भी प्रोविजन जो है वो बना सकती है। ठीक है? अब आते हैं स्टिमुलस इलेक्शन को लेकर के। तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉपुलरली जो नोन जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस इलेक्शन। ठीक है? अब कह रहा है यहाँ पर, देखिए कुल मिला के यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि पूरे कंट्री में एक ही दिन हम जाके बैठ के क्या कराएंगे? इलेक्शन कराएंगे। यहाँ पर ये बोला कि 1 ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब उस ईयर में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं 2024 में हो रहा है, कोई 6 में हो रहा है, कोई 9 में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 24 मतलब 24 में होना चाहिए सबका, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पर बोला गया कि देखिए स्टार्टिंग में अगर बात किया जाए तो लोकसभा विधानसभा जो था, दोनों एक साथ में अगर बात करें 1951 52 में जो है, 57 में ये एक साथ हेल्ड हुई। लेकिन कुछ साइकिल डिस्टर्ब हो गई बीच में, है ना? जब अगर बीच का जो 5 ईयर के बीच में कोई इश्यू हुआ तो न्यू इलेक्शन जो कराया गया वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कराया गया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ये पूरा जो साइकिल है वो आपस में चेंज हो गई है। तो वही बात की जा रही है कि अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक साथ जो है साइकिल को कंप्लीट करने का ट्राई करें। तो यहाँ पर बॉडी कौन-कौन सी बॉडी जिन्होंने रिकमेंड किया है इस इलेक्शन के लिए, तो 170th जो रिपोर्ट आई है लॉ कमीशन की, उसने रिकमेंड किया है कि भाई वन इन कंट्री वन इलेक्शन होना चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग जो कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट आई 2015 उसमें यही यही बोला गया था। नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 2002 में आया था, उसका भी यही रिकमेंडेशन है। वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग 2017 की, इन सब रिकमेंडेशन के हिसाब से इस इलेक्शन के बारे में बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आते हैं। तो कैग ने कहा है कि भैया कैग जो है हमारा, जब रिपोर्ट बनाई कर्नाटका जो स्टेट है उसकी, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है? वो सही से काम नहीं कर रहा है चीज़ों का। तो पहले समझ लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है। देखिए अगर आपने स्टैटिस्टिक्स बुक पढ़ के रखी है तो आपको ये पूरा थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा रश्मिकांत में दिया गया है, टोटल दिया है। और यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया तो मेरा ये काम है कि मैं आपको पूरा समझाऊँ, लेकिन अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ के रखा है तो आप उसको रेफ़र करिए, क्योंकि आप कितना टाइम्स जो है आप इसी को पढ़ते रहेंगे ना। चलिए आगे जाते हैं। तो अबाउट इलेक्शन कमीशन समझ लेते हैं थोड़ा-सा। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। दिमाग में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? देखिए, जो हमारा कैग होता है वो जो है इलेक्शन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सॉरी होता है, वो हमारा इलेक्शन कराता है स्टेट का। ठीक है? और लोकसभा, राज्यसभा का, और हम लोग बात करें प्रेसिडेंट का। ठीक है? ये इलेक्शन कौन कराते हैं? हमारे जो कैग हैं। ठीक है? मतलब सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका जो है इलेक्शन कराता है, वो स्टेट का नहीं कराता है, वो हमारी लोकल बॉडीज़ का कराता है। लोकल बॉडीज़ में कौन आता है? पंचायत आता है और हमारा म्युनिसिपैलिटीज़ आता है। ठीक है? अर्बन बॉडी। तो 72 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 92 के द्वारा जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया। ठीक है? किसने ये रिकमेंड किया था, याद रखना है, गाडगिल कमेटी ने जो है ये इसको रिकमेंड किया था। ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन क्या है। तो कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे लोकल बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी उनको डिलिमिटेशन करना, मतलब ये जगह है, मान लो एग्जांपल, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, ये बनी ये बनी, तो इनकी जो है लिमिट बाउंड्री बनाना, ये किसका काम है? हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। सेकंड अगर हम लोग बात करें, जो इलेक्टोरल रोल है, बनता है ना कि भी कौन पर्सन जो है वो वोट करने का अधिकारी है, कौन नहीं है, तो ये सब बनाना इनका काम है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट, एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन होती है ना सीट्स की, इतनी एसटी को जाएंगी, इतनी वुमेन्स को जाएंगी, इतनी ओबीसी को जाएंगी, तो ये इसका काम है। किसमें? लोकल बॉडीज में बात कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करें अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट। अब कोई लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये सुलझाने का काम ये करेंगे। ठीक है? किस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड करना है, तो ये काम किसका होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर गवर्नर चाहे तो उनसे एडवाइस दे सकता है कि भाई लोकल बॉडी के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कंडक्ट है तो उसके रिलेटेड गवर्नर से इनसे एडवाइस ले सकता है, ये कहने का मतलब है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई इसके बारे में। थोड़ा सा और यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में, देख लीजिए।
आर्टिकल 343 1 के और 243 जेड ए, इलेक्शन ऑफ पंचायत का जो है 243 1 ए है और म्यूनिसपैलिटीज़ का जेड ए के अंतर्गत है। ठीक है, और 243 के 2 में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसके बारे में टेन्योर के बारे में इसको दिया गया है। उसके बाद ये बोला गया है कि इनका जो ऑफिस है ठीक है, इलेक्शन कमीशन को टेन्योर जो गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा और इनको जैसे एक स्टेट के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, सेम वही प्रोसेस से जो है हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उनको जो है हटाया जाएगा। नॉर्मली आप ऐसे अपनी वजह से नहीं हटा सकते इनको, सेम प्रोसेस रहेगा जज वाला जो इनके। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन पे। अब डिलिमिटेशन कमीशन की हम लोग बात करते हैं तो कह रहा है, पहले देख लेते हैं न्यूज में क्यों है। ठीक है, किशोर चंद्र जो चंद्रकल राठौर केस हुआ 2024 में, उसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। कह रहा है जो कोर्ट है उनके पास ये भाई पावर है कि वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनके ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। अगर कोई आर्बिट्रेरी मतलब कोई से होता है ना कि दैट किसी पक्षपात करके उन्होंने ऑर्डर इशू किया है अगर, तो ये कोर्ट के पास हक है कि वो उसको चेक कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है। आते हैं हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का होता क्या काम है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी बाउंड्री को फिक्स करना। हायर तो होता नहीं है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि और पर जो है उसमें कितनी सीट्स रहेंगी, इसको फिक्स करना किसका काम होता है, डिलिमिटेशन कमीशन का। किस वाले में बात कर रहे हैं हम लोग, लोकसभा का जब इलेक्शन होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो बाउंड्री बनती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, उनकी बाउंड्री को बनाने का काम किसका होता है, डिलिमिटेशन कमीशन का। अब एक हाई पावर बॉडी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें आर्टिकल 82 की, तो इसमें अगर डिलिमिटेशन जो है वो डन किया जाता है, मतलब जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उस हिसाब से डिलिमिटेशन जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, ये बोला गया है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर क्या है, ये दिमाग में रखना ये चीज़, एक स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, इसको 1952 में बनाया गया, 63 में इसको मतलब किया गया, फिर 73 में, फिर 2002 में, अब 22 में ये बोला जा रहा है। फिर आते हैं हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन डिसीजन आर कंसिडर्ड। देखिए क्या है, इसमें ये बोला गया कि जो भी लिमिटेशन कमीशन ने कोई डिसीजन ले लिया, मान लो एग्जाम्पल ये बाउंड्री यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, तो वो फाइनल रहता है। उसको किसी कोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब में चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, जब तक कि वो आर्बिट्रेरी डिसीजन ना हो। ठीक है, हमने क्या बोला कि बहुत सी चीज़ें हैं जब तक हम उसमें जो कोर्ट है वो इंटरव्यू नहीं करता है, जब तक वो नॉर्मली किसी पक्षपात करके नहीं ना ली जाए, है ना, तो वही बात कर रहा है यहाँ पर। अब कह रहा है जो कॉपीज हैं, जो ऑर्डर दिया है डिलिमिटेशन कमीशन को, उसको लोकसभा में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रखा जाएगा। उनके ऊपर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मॉडिफिकेशन जो है परमिशिबल नहीं है। मतलब ये नहीं कि भाई ये इन्होंने ये ऐसे लिखा तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ, ये अधिकार हमारा जो है पार्लियामेंट के पास, हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका जो होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, जो भी ऑर्डर रहता है इसमें, अगर डिलिमिटेशन कमीशन बात करें तो कौन कौन होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, जो हमारे इलेक्शन कमीशनर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो भी स्टेट का, मतलब हम लोग बात करें बाउंड्री बनाने है, डिलिमिटेशन करना है, उसकी कॉन्सर्न जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा वो इसका मेंबर होगा। ठीक है, ईवीएम और वीवी पैट, इसके बारे में देखते हैं। अब ये होता क्या है, देखो ईवीएम का नाम भी सुना होगा, वीवी पैट समझाते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें, पहले ईवीएम मशीन आती है ना। ईवीएम मशीन में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, ये पर्सन लोटस बीजेपी है ना, इस टाइप से सिंबल है, इसके सामने एक क्लिक करने के लिए बटन बनी होती है, सेम अदर सिंबल उसके सामने क्लिक करने के लिए बटन बनी होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका ये वोट, मान लीजिए एग्जाम्पल आपने बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी के पास वोट पहुँच गया। ठीक है, लेकिन ये कैसे कंफर्म हुआ कि आपने वोट बीजेपी को इसमें इसमें क्लिक किया है तो आपका वोट इसी पे गया है। हो सकता है कि इस तरीके से अंदर से कुछ चेंजमेंट कर दिया गया तो ये किसी और को लग गया, ये हो सकता है ना। तो इस चीज़ को मतलब वेरीफाई करने के लिए बीबी पैट जो है वो आया। अब इसमें होता क्या है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, आपने लोटस पे मान लो एग्जाम्पल वोटिंग की, ठीक है, तो जो मशीन है उसमें एक कागज़ की स्लिप जो है उसी की यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट जो है वहाँ पर शो होगी कि आपकी देखिए ये वाली जो सीट है आपने इस पे किया, इसी सेम जो है सीट वो कट के कागज़ जो है स्लिप टाइप का वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको शो होगा कि मतलब आप वेरीफाई कर लें कि हाँ मैंने जिसको वोट डाला है वो वोट उसी को गया है, दूसरे को नहीं गया है। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं वीवीपैट। ठीक है, ईवीएम समझ में आया। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है एसोसिएशन फॉर यहाँ पर अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिक्वेस्ट थी उसको डिसमिस कर दिया है कि जितना भी ईवीएम का डाटा है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए विथ वीवीपैट और रिकॉर्ड के द्वारा, ये बोला गया। ठीक है, तो उसको जो है डिसमिस किया है हमारे एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ईवीएम के बारे में बात करें, एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसको छोटा सा होता है भाई, कहीं भी ले जाए हम लोग, इलेक्शन प्रोसेस में इसको मॉडर्नाइज करने का काम होता है। पहले क्या होता था भाई, कागज में लिखो उसमें डालो, है ना। तो उसको गिनने में उसमें एक तो कागज का बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं हम लोग बर्बादी हो रही थी। सेकंड, उसको गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और उसमें जो चीज़ें थी वो भी गड़बड़ हो रही थी। मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं बीजेपी से हूँ, तो सी में अगर मेरा कोई मेंबर बैठा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ गड़बड़ कर देगा, ये कहने का मतलब है ना। तो तब से फिर आई क्या, ईवीएम मशीन। तो अगर ईवीएम की बात करें हम लोग, तो इसको बनाया किसने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर के जो है ये इसको बनाया है। ठीक है, गोवा जो फर्स्ट स्टेट बना जिसने वीवीपैट का यूज़ किया। देखिए, ईवीएम पहले आया, समझिए पहले। ठीक है, वीवीपैट बाद में आया, यहाँ पे भी ये समझाएंगे। ठीक है, ईवीएम आया तब लोगों को थोड़ा सा विश्वास नहीं आया, उनको लगा कि हो सकता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें धोखाधड़ी करके क्या कर सकती है, सारे वोटिंग, मतलब जैसे मान लो एग्जांपल मैंने सपा में या फिर समथिंग किसी और में क्लिक किया, लेकिन वो वोट बीजेपी को चला गया। तो इस चक्कर में मतलब ये पूरा से बोल सकते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उसके बाद जब वीवीपैट आता है तब जाके ट्रांसपेरेंसी लोगों को समझ में आती है कि हाँ, मैंने जो वोट किया है वही सेम वोट जो है वो कास्ट हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पर जो वीवीपैट है फर्स्ट बार कहाँ यूज किया गया था, गोवा में। ठीक है, विथ ऑल ईवीएम, मतलब सारे ईवीएम में वीवीपैट का यूज किया गया था। 2017 जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था उसमें। वीवीपैट की हम लोग बात करें, जो पूरी तरीके से डिप्लॉयड कर दिया गया 2019 के लोकसभा इलेक्शन के द्वारा। मतलब हर एक जो भी आपका ईवीएम मशीन रहेगी उसमें जो है वीवीपैट जो है वो यूज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जर्नी ऑफ द ईवीएम वीवीपैट। ठीक है, तो देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें 1982 में ईवीएम आता है। ठीक है, बाई इलेक्शन जो केरला का होता है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर 1989 में क्या होता है, ईवीएम पर परमिट, मतलब जो है अमेंडमेंट टू परमिट ईवीएम यूज होता है। ठीक है, उसके बाद 2004 में अगर बात करें, ईवीएम को अडॉप्ट कर लिया जाता है फॉर द जनरल इलेक्शन के लिए। ठीक है, कितने भी कोई भी इलेक्शन होगा उसमें ईवीएम का यूज किया जाएगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट का यूज मैंडेटरी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करें, ये बोला गया 5 ईवीएम पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें रखना चाहिए, और साथ ही वीवीपैट जो है वेरिफिकेशन भी कंपलसरी किया गया। ठीक है, 2019 से ये हो गया है। तो फिर हम लोग आगे अगर बात करें, फिर इसमें क्या चीज़ें हैं, देखिए कैसे जो होता है कंसिस्ट कैसे 3 यूनिट है। एक होता है वोल्टरनेट। ठीक है, इसमें क्या कीबोर्ड होता है, इसमें 16 बटन होते हैं। ठीक है, सेम सेम जो पार्टी उसके सामने वो सेम बटन, कंट्रोल बटन। ये जो मास्टर यूनिट होती है ये हमारे जो पोलिंग जो ऑफिसर होते हैं उनके पास होती है। ठीक है, वीपैट क्या होता है, अलाउ, इसमें हमने बताया ना कि ये वेरीफाई करने के लिए होती है कि जिसको मैंने वोट दिया उसके पास वोट गया है कि नहीं गया है। जो कागज़ की स्लिप का छोटा सा होता है वो सामने शो होता है तो अंदर आप उसको पकड़ के निकाल नहीं सकते, बट नॉर्मली स्क्रीन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हमने सही वोटिंग कास्ट किया है। कुछ सेकंड के लिए वो रहता है, उसके बाद फिर वो जो डिब्बा बॉक्स होता है उसमें वो चला जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा है जो ईवीएम मशीन, वो बैटरी पर चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर बाई चांस भाई लाइट पावर सप्लाई बंद हो जाए, कोई इशू नहीं होता है उसका। अब अगर बात करें कोई इनवैलिड बैट है, वोट जो है वो नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जब कागज़ का चलता था टाइम तो उसमें क्या है, आपने ये साइन है, आपकी कोई दादी अम्मा टाइप की आई तो उन्होंने दोनों पे टिक कर दिया, अब किसका वोट मानेंगे, तो ये वोट खराब हो जाता था, है ना। मतलब जहाँ पे क्लियर ही नहीं हुआ कि भाई वोटिंग जो है किस में टिक की गई है, तो वो वोट खराब माना जाता था। तो ये सब चीज़ें जो है ईवीएम मशीन में नहीं होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, इसमें एक चीज़ और है कि 4 वोट से ज़्यादा पर मिनट आप मतलब नहीं डाल सकते। तो नॉर्मल सी बात है, अगर बूथ कैप्चरिंग हुई तब भी कोई पार्टी आके बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं कर सकती, कि नॉर्मल सी बात है। पहले क्या था कि ले आया 100-200 पर्चे इकट्ठे, फट भर के और डाल दिए सारे।
हो गया ख़त्म, है ना? तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती। एक बार अगर क्लोज़ बटन बंद कर दिया गया तो उसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है कि वोटिंग हो पाए, ठीक है? उसके बाद वोट नहीं हो सकते। उसके बाद करें हम लोग जो रीप्रोग्राम करने का, मतलब मैं टाइम से पहले इसको स्टार्ट कर दें, इसमें कुछ और चीज़ चेंज करने का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ईवीएम मशीन के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया ऑल अबाउट ईवीएम और वीवीपैट के बारे में। नेक्स्ट होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी। इन न्यूज़ में अगर लोग बात करें तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ वायलेशन ऑफ एमसीसी ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, ठीक है? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है कुछ डायरेक्टिव्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज को उनके रिप्रेजेंटेटिव को बोला है कि भाई आपको क्या करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनको फॉलो करना है, कुछ उनको डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक है? तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले एमसीसी होता क्या है। 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम, स्टेट असेंबली इलेक्शन था जो केरला का वहाँ पे, ठीक है? नेचर क्या है इसमें, कुछ नहीं कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है? गवर्न कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट टू इंश्योर, मतलब इसमें कहने का मतलब कुछ ऐसी गाइडलाइन दी गई जो नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो कैंडिडेट हैं उसको गवर्न करती हैं, और ये नॉर्मली होती किसके लिए कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है हो पाए, ठीक है ना? द इलेक्शन कमीशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, तो कह रहा है इलेक्शन कमीशन को इसकी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, तो आर्टिकल नंबर 324 से इसकी अथॉरिटी जो है इलेक्शन कमीशन को मिलती है कि भाई आप जो है कोई कोड ऑफ कंडक्ट वो निकाल सकते हैं। देखिए 24 में था क्या कि भाई ये इलेक्शन कमीशन जो है सुपरिटेंडेंस कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है? तो उसके अंतर्गत ये आता है कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट को इशू कर सकते हैं। तो कह रहा है एक कंप्लीटली, मतलब स्पेशली जो है एमसीसी करके वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट ये नॉर्मली इसके अंदर हमने मान लिया कि डायरेक्शन देना, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के अंतर्गत आ जाता है। स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इसमें आते हैं अप्लाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, तो कह रहा हर एक जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस पर अप्लाई होता है, उसके कैंडिडेट पर, गवर्नमेंट जो पावर में है उन पे, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ही अप्लीकेबल होता है। तो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोहिबिटेड करी जाती हैं एमसीसी में, ठीक है? जब एमसीसी जो है इन्फोर्स्ड होता है तब, तो कोई भी पॉलिसी जो है या प्रोजेक्ट, कोई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है? कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, पब्लिक के पैसे से कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते इस टाइम पीरियड में। कोई एडहॉक जो अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती, चाहे वो पब्लिक में या प्राइवेट में किसी भी जगह पे। उसके बाद हम लोग बात करें जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आज वोटिंग होनी है, जो भी टाइम है उसके 48 आवर पहले से या बाद तक जो है आप कोई भी पब्लिक मीटिंग हेल्ड नहीं कर सकते। जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्स हैं, ट्रांसपोर्ट मशीनरी, उनका यूज़ आप कैंपेनिंग के लिए नहीं कर सकते। उसके बाद ये बोला गया मिनिस्टर्स और कैंडिडेट कैन नॉट ग्रांट और पेमेंट फ्रॉम, तो कह रहा है कि कोई भी किसी को जो है मिनिस्टर जो है वो ग्रांट पेमेंट नहीं ले सकती जो हमारी फंड्स हैं उनसे, ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, जब से हमारा शेड्यूल जो है आएगा और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, शेड्यूल आने के बाद से इलेक्शन का रिजल्ट आने तक ये जो है अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करें, अगर वायलेट कर दिया आपने लॉ तब क्या होगा? वायलेट कर दिया कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि ये इसमें जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा नहीं है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी जो है बैकिंग मिली है, तो इसको आप पनिश नहीं कर सकते, मतलब पनिशनेबल नहीं है, ठीक है? कहने का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है ना भाई, पनिशनेबल नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें, लेकिन कुछ सर्टेन जो है प्रोविज़न है जो, अगर हम लोग बात करें जो अलग-अलग जो के हिसाब से इसमें एप्लीकेबल होते हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहा है यहाँ पर 1950 के द्वारा, ठीक है? तो कह रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट अगर किसी भी कैंडिडेट के करैक्टर या कंडक्ट के बारे में दी जाती है तो ये भी एक करेक्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी आरपीए रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है उसके द्वारा, सेक्शन कौन सा 124, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करें, अगर जो है वोट इम्पर्सोनेशन ऑफ वोटर्स इन द इलेक्टोरल ऑफिस, मतलब इलेक्टोरल जो है उसमें हमने क्या क्या वोटर्स जो है उसको धोखाधड़ी इसमें कर लिया है, मतलब इसका कुछ और नाम चढ़वा दिया, इस टाइप से कुछ किया है, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाता है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। फिर आते हैं हम लोग लोकसभा इलेक्शन के अंतर्गत, ठीक है? 1.6 वाला जो पॉइंट है वो ये रहे। तो रिसेंटली 2024 में लोकसभा इलेक्शन जो है वो हेल्ड किए गए,
यही न्यूज़ है। अब आते हैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में। ये पूरा का पूरा जो टोटल है स्टैटिक्स में आता है। मैं स्पीड से इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देती हूँ। सिस्टम ऑफ इलेक्शन तो कह रहे हैं हम लोग टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए नॉर्मल सा होता है कि ये कंट्री है, इसको टेरिटरी जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको डिवाइड किया जाता है। पर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है वो जीतता है। मतलब मैं जैसे एग्जांपल मानिए ये यूपी है। यूपी में मान लीजिए 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 लोग खड़े हैं। तो 6 में से जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वही जो है वो जीत जाएगा। तो वही बोला कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसीलिए इसको बोला गया है। ठीक है, ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होकर आता है, और जिसने सबसे ज़्यादा वोट जो है मेजोरिटी में वोट पाए हैं उसको हम लोग जो है इलेक्ट कर देते हैं, डिक्लेयर। ठीक है, 5 साल के लिए इसका टाइम पीरियड रहता है। और टाइम पीरियड गिना कब से जाएगा, जब से वो जो पर्सन है जीतने के बाद फर्स्ट जो है अपना ऑफिस लेगा तब से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें 5 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहें तो बीच में भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर द 5 ईयर कंप्लीटेशन। ठीक है, और अगर उसने प्रेसिडेंट ने इसको कर दिया है, ठीक है, डिसॉल्व किया है, तो उसको कोर्ट में हम लोग नहीं चैलेंज नहीं कर सकते, ये बात भी है। अब कह रहा है नेशनल इमरजेंसी के द्वारा अंतर्गत 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है कि भाई एक बार में क्या कर, मतलब 5 साल का है, ठीक है, 6 साल भी कर सकते हैं अगर इमरजेंसी लगती है तो। अब कह रहा है एक मतलब, लेकिन अगर इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 मंथ के आगे इसको नहीं फिर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, आर्टिकल 324 टू 329 जो हमारा पार्ट 15 उसके अंतर्गत अगर बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं 6.1, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको और देख लेते हैं। देखिए क्या है, रिसेंटली अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉक आर्टिकल 329B कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट द जुडिशियल इंटरवेंशन। तो यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया 329 के अंतर्गत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं कर सकता इलेक्टोरल प्रोसेस में। मतलब कोई जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसमें जो है रिव्यू करने का हक हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है। अब समझते हैं आगे क्या है चीज़ें। देखो आर्टिकल 329B क्या कहता है, नो इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का कंसर्न नहीं हो सकता बिफोर द कोर्ट जब तक कि उसमें कोई पिटीशन ना किया जाए। मतलब ये कहने का मतलब कितना भी गलत हो जाए इलेक्शन में, जब तक कोई पिटीशन डालने नहीं गया है तब तक कोर्ट उसको अपने हाथ में नहीं ले सकता। ठीक है, इतना कहने का मतलब है। अगर आप किसी ने जाके वहाँ पे पिटीशन डाल दिया, पिटीशन कौन डालेगा, ये भी एक वो है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम वोटर हैं, हमको लग रहा है यहाँ पे गलत हुआ है कुछ चीज़ें, तो हम पिटीशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो कैंडिडेट है यहाँ का, जो यहाँ पे इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से डाल रहे उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तुम मेंबर होने चाहिए, चाहे तुम वोटर हो चाहे तुम कैंडिडेट हो। ठीक है, अब अदर को ये नहीं कि इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई पर्सन है इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डाले कि इसमें गलत हुआ है, तो ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट पिटिशन के तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको ले भी नहीं सकता केस को। ठीक है, तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट एनपी पुन्नास्वामी एंड रिटर्निंग ऑफिसर नामक्कल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें 1952। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन और ऑफिशियली नोटिफाई किया है, इलेक्ट्रन की इलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल जो आल्सो अंडर द आर्टिकल आरपीए 1951 के अंतर्गत सेक्शन 80 के अंतर्गत ये कहा गया है वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज। तो वही देखो मैंने बोला है कि जब तक कि कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल ना की जाए तब तक जो है उसमें उसको चैलेंज नहीं किया सकता, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और जो भी पिटीशन फाइल होगी वो हाई कोर्ट में होगी, इसका ओरिजिनल जो, क्योंकि ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है पिटीशन फाइल करने का या फिर इसके बारे में देखने का, तो किसके पास है, हमारे हाई कोर्ट के पास। उसके बाद फिर अपील कहाँ पहुंच सकती है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकती है। मतलब सीधा सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते पिटीशन लेकर भी। कहाँ पहुंचेंगे पहले आप, उस यूपी में अगर हुआ है, यूपी की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर होना चाहिए या फिर कैंडिडेट होना चाहिए। वो जाएगा यूपी के ही किसमें, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया तो अपील लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। अब फिर आते हैं हम लोग, इलेक्टोर मीन्स क्या होता है, वो पर्सन जो वोट को डालता है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया उसको। नॉमिनेशन इन द इलेक्शन, रिसेंटली अगर बात करें एक कैंडिडेट है
विदाउट अपोजिशन के लोकसभा में जीत गया। मतलब क्या है, ऐसे समझिए एग्जाम्पल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें आप अकेले खड़े हैं, आपके अकेले के लिए वोटिंग हुई, आप अकेले जीत गए, मतलब कोई आपके अपोजिशन में ही नहीं था। तो ये जो है हमारे लोकसभा इलेक्शन में हुआ है। तो अपोजिट में जो कैंडिडेट था एक्चुअली उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने उसके जो फॉर्म था उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो बिकॉज ऑफ दैट वो एक सिंगल पर्सन बचा, और फिर वो तो नॉर्मल सी बात है, उसको वोट भी मिलेंगे तभी वो जीत जाएगा ना, तो वो चीज़ है। फिर आते हैं हम नॉमिनेशन इन द इलेक्शन में, देखिए क्या है उसके अंतर्गत दिया गया है। सेक्शन 33A ऑफ RPA 1951, इसमें जो है रिक्वायरमेंट है फॉर मतलब कुछ नॉमिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी अगर आपको एज अ कैंडिडेट नॉमिनेट करना है, नॉमिनेशन करवाना है तो ठीक है। कोई भी कैंडिडेट जो एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से है तो उसके लिए एक प्रपोजर होना चाहिए, ठीक है, कि वो प्रपोज करे कि भाई ये पर्सन जो है खड़ा होगा वोट में। अगर इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उसको, और अन रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड का मतलब वो समझ रहे हैं ना, अनरिकॉग्नाइज्ड या फिर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन खड़ा हुआ है तो उसके लिए 10 प्रपोजल होने चाहिए, तब जाके वो नॉमिनेशन करा सकता है। और प्रपोजर भी कौन, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के होने चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से पकड़ के ले आओ। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हो रहे हैं तो इसके 10 लोग को आपको लेके जाना पड़ेगा कि भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये मेरे साइड से हैं, इस टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है। सेक्शन 33 ऑफ RPA 1951 के अंतर्गत अगर बात करें तो नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, तो कैंडिडेट को कुछ जो है वैलिड इन्फॉर्मेशन जो है देनी पड़ेंगी। रिसेंटली अगर बात करें हम लोग, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड देयर द इलेक्शन, जो कैंडिडेट होगा उसको भी राइट, मतलब देखिए कुछ अभी टाइम पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा है कि कुछ जो जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके पास भी भैया राइट टू प्राइवेसी है। अब ऐसा नहीं है कि आप सारे कागज सारा सब कुछ टोटली जान लें उसके बारे में, ये आपको हक नहीं दिया गया। जो चीज़ों का कोई भी जो इनरिलेवेंट है, ठीक है। अब एग्जांपल मानिए कि कोई पर्सन है, उसने उनकी उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें की हैं, तो हर चीज़ आपको मतलब वो नहीं उसको बता सकता ना, कहने का मतलब ये है, तो राइट टू प्राइवेसी है उसके अंतर्गत। तो वही बोला कि जो चीज़ इनरिलेवेंट है वो उसको जरूरी नहीं उसको बताए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सेक्शन 36 ऑफ RPA 1951 के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसमें रिटर्निंग जो ऑफिसर है उसको ये पावर मिली है कि वो किसी भी नॉमिनेशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल करेक्टर, मतलब कुछ संदेहित करेक्टर उसको कुछ मिल रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी उसको लग रही है, तो उसकी नॉमिनेशन को वो रिजेक्ट कर सकता है। कौन, रिटर्निंग ऑफिसर। ये आपका आर्टिकल सेक्शन 36 ऑफ RPA एक्ट 1951 के अंतर्गत ये है, ठीक है, प्रोविजन ये दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। रीपोलिंग, रीपोलिंग क्या है, देखिए इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ ने रीपोलिंग कराई है लोकसभा जनरल इलेक्शन में इन द वेरियस, बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हुए जहाँ पर रीपोलिंग कराई गई, मतलब दोबारा से इलेक्शन कराया गया है। कौन कौन स्टेट की बात करें, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। बहुत सारे पोलिंग बूथ पे दोबारा से जो है वो पोलिंग कराई गई, ठीक है, वोटिंग कराई गई। तो क्या रीपोलिंग का जो है RPA एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, 1950 के अंतर्गत क्या प्रोविजन है। तो कह रहा है कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, वायलेंस हो जाए, कोई मान लीजिए एग्जाम्पल बाढ़ आ जाए, है ना, तो इस टाइप की कोई चीज़ें होंगी तो फिर हम लोग को दोबारा से वोटिंग करानी पड़ेगी। कोई वायलेंस हो जाए, अचानक पत्थरबाजी कर दे कुछ, है ना, इस टाइप की चीज़ें हो तो। कोई डैमेज मतलब जो वोटिंग मशीन है, EVM मशीन है, उसमें ही कोई डिस्ट्रक्शन कर जाए, उसी वही खराब हो जाए तो दोबारा से पोलिंग करानी पड़ेगी। अब कह रहा है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है ना कभी कभी, तो वो चीज़ें अगर होती हैं तो फिर दोबारा से रीपोलिंग होगी। उसके बाद हम लोग बात करें ऑन अकाउंट, अगर कोई जो कैंडिडेट है, मान लीजिए जहाँ 2 लोग खड़े हैं तो उसमें से एक की डेथ हो जाए, ठीक है, कोई रिकग्नाइज पार्टी है, फिर नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है, तो उसकी कोई मेंबर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर हमको दोबारा से रीपोलिंग करानी पड़ेगी। तो भैया क्योंकि वो पर्सन चला गया तो उसकी जगह दूसरा तो खड़ा होगा ना, तो उसकी तरह से होगा। साइलेंट पीरियड क्या होता है, साइलेंट पीरियड अगर बात करें हम लोग तो ये तुम्हारा जो साइलेंट पीरियड है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। देखिए इसमें होता क्या है, तो साइलेंट पीरियड देखा गया लोकसभा के इलेक्शन में जहाँ पर ये होना था, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ इसमें होता क्या है कि जो बैन कर दिया, जितना पॉलिटिकल कैंपेन होता है उसको बैन कर दिया जाता है। कितनी 40 वोट, आज वोटिंग होनी है 12 बजे, तो उससे 48 आवर पहले से ये जो कैंपेन है बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और उसकी कब तक, जब तक पूरी वोटिंग खत्म नहीं, वोटिंग एंड ना हो जाए पोलिंग पे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत अगर बात करें हम लोग, कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जिसमें सेक्शन 126(1) में ये बोला गया है कि
इन 48 आवर के अंतर्गत, ठीक है। कोई भी जो है डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ इलेक्शन मैटर डिस्प्ले नहीं कर सकते, चाहे वो टेलीविजन में या फिर और भी कोई अपैरेटस में। मतलब एग्जांपल समझिए, मैंने बोला कि टेलीविजन में नहीं करना, तो अब ऐसा नहीं मोबाइल से कुछ जो है इलेक्शन जो मैटर है उसको पब्लिश करें, नहीं, आप नहीं कर सकते। म्यूजिकल कॉन्सर्ट ये सब कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 126 ए के अंतर्गत ये बोला गया है कि आप एग्जिट पोल नहीं करा सकते। आप ये नहीं बता सकते कि एग्जिट पोल कराया हमने और इसमें ये रिजल्ट है, ये आप नहीं कर सकते, इसमें रोक है। आप कोई भी ओपिनियन पोल नहीं करा सकते इस टाइम पीरियड के अंतर्गत। किसमें आता है? 126(1) के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? साइलेंट पीरियड, मतलब शांति से रहना है इस टाइम, ठीक है। वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तो समझ में आ रहा है कि एक पर्सन बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो सकता था। कब तक था? ये 1996 तक था। लेकिन अब जब बात करें हम लोग, चलिए समझाते हैं क्या ही है। तो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर दिया है किसको? पार्लियामेंट को, कि वो भैया रेगुलेट करे कि कैसे इलेक्शन जो है होने हैं, ठीक है। तो आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत तक ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम मल्टीपल मतलब कंसिस्टिंग कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये था कब तक? 1951 तक, ठीक है। तो मतलब कोई भी लिमिट नहीं थी, आप कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो कैंडिडेट है वो खड़ा हो सकता था अंटिल 1996 तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक पर्सन ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 सीट से खड़ा हो सकता है। उसमें भी अगर मान लो एग्जाम्पल उस दोनों सीट से वो जीत गया, ठीक है, तो उसको अपना एक जो सीट है वो वैकेंट करनी होगी, दूसरी सीट के लिए दोबारा से बाई इलेक्शन कराए जाएंगे। समझ आया ना? किसके अंतर्गत आती थी? सेक्शन 70 के आरपी एक्ट 1951 के अंतर्गत ये बोला गया था कि भैया ओनली 1 सीट एट अ टाइम ही कैंडिडेट होल्ड कर सकता है, ठीक है। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं होम वोटिंग। ये बहुत ही अच्छा जो है वो काम आ गया इलेक्शन कमीशन का। देखते हैं इसको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट बार जो है होम वोटिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है 2024 इलेक्शन में, ठीक है। विद द मोटो क्या है उनका इस टाइम? नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर आपका घर है वहाँ से आप वोटिंग कंडक्ट कर सकते हैं पोस्टल वॉलेट बैलेट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें आपकी जो आपने किसको वोट किया है, इसको पूरी सीक्रेट उसको रखा जाएगा, ये बोला गया है। बेनिफिशरी कौन कौन होंगे? जो दिव्यांग लोग होते हैं, पीडब्ल्यूडीज वाले, ठीक है। 40% जिनमें बेंचमार्क दिया गया है डिसेबिलिटीज़ का, वो इस तरीके से वोटिंग कर सकते हैं। हमारे या फिर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 85 से अब हो चुकी है, तो वो इस टाइप की वोटिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसको ज़रा देख लेते हैं। अबॉलिशिंग फॉर्म आर्म एम, देखिए ये था क्या? इसमें ये था जैसे कि हम लोग बात करें, जब ये पार्टीशन वगैरह हुआ तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो थे वो हमारे इधर उधर जम्मू में बस गए, उधमपुर में बस गए और बहुत बहुत जगह बस गए। तो नॉर्मली क्या था, वो जो पर्सन थे, मान लीजिए एग्जाम्पल आप, नॉर्मली क्या था कि जम्मू कश्मीर से आप बसे हैं, जम्मू कश्मीर आके बस गए, ठीक है। तो आप नॉर्मली हैं कहाँ के? अदर जगह के हैं, तो आपका वोटिंग तो उस जगह पे पहुँचेगी ना, होनी चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्म भराया जाता था कि भैया हम जम्मू में ही बैठ के क्या करें, उस जगह पे वोटिंग कर सकें, ठीक है। इसके लिए होता था फॉर्म एम, इसको भरा जाता था। लेकिन उसमें होता प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मान लीजिए एग्जाम्पल 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो रियल में वोटिंग करने के लिए जो वेरीफाई होता था मुश्किल से 13-14 हज़ार का होता था। मतलब बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, बाकी लोग का फॉर्म क्यों मतलब जो है वो डिले हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इशू आ रहा था। अब ये जम्मू कश्मीर और उधमपुर के लिए, ये दो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जगह हैं, उनके लिए ये फॉर्म जो एम है उसको एबॉलिश कर दिया गया। मतलब ये बोला गया वहाँ पर स्पेशली जो पोलिंग बूथ खोले जाएंगे जो अदर जगह के हैं, वो वहाँ पे जाके वोटिंग कर सकते हैं। आरबीए में भी आगे बताते हैं, ये मशीन्स रखी जाएंगी वहाँ पर, ठीक है, 2 जगह। अब आते हैं स्वीप। स्वीप कुछ नहीं है, समझिए एग्जाम्पल स्वीप क्या है? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन। मतलब ये है नॉर्मली जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, इनके फिर जो पीपल्स हैं, कुल मिला के लोगों को अवेयरनेस फैलाने कि भाई जाओ पोलिंग बूथ पे जाके वोटिंग करो, ये सब चीज़ों के बारे में ये स्वीप जो है वो करता है। उसके बाद हम लोग बात करें आरवीएम, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यही की बात कर रहे हैं हम। कि नॉर्मली जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आप यूपी के हैं या आप एमपी में रह रहे हैं, तो एमपी में जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आपके पास ये आरबीएम मशीन रहेगी, आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए यहाँ पे बैठ के वोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई जो भी माइग्रेंट है वो करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे रहकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर सकते हैं, ठीक है। एक फिर चला पोस्टल वॉलेट। इसमें तो नॉर्मली बात है पोस्ट के द्वारा हम भेजते हैं वोट को, ठीक है।
इसमें स्पेशल जो वोटर होंगे वो सर्विस वोटर हैं जो, या फिर वो वोटर जिनका इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। समझिए एग्जांपल, आप इलेक्शन में ड्यूटी आपको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगी, आपको वोटिंग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में करनी है, तो आप कैसे जाएंगे? तो उसके लिए होता है, ठीक है। या फिर कोई इलेक्टर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसके लिए ये सब है। उसके बाद आते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है जैसे हमारे एग्जाम्पल कोई मेंबर है, वो अलाउ कर दे कि भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे बदले में ये पर्सन जाके वोट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती इसको भी अलाउ किया गया ये जो है। और एक तो सर्विस वोटर के लिए, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे आर्मी के मेंबर हैं, अब सारे आर्मी मेंबर उठ के वहाँ से आ जाएं घर पे कि चलो वोटिंग करके आते हैं, तो फिर बॉर्डर पे जो है तैनाती कौन करेगा? उसी टाइम आके पाकिस्तान घुस जाएगी, है ना। तो इसके लिए स्टार्ट किया गया प्रॉक्सी वोटिंग। मतलब क्या है, जो हमारे आर्मी के मेंबर हैं जो बॉर्डर पे हैं, वो अपने आप का रिप्रेजेंटेटिव अपनी डॉटर, अपनी वाइफ, अपनी मदर को बना सकते हैं कि भाई तुम मेरे बदले में जाके वोट करोगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? आर्मी की फोर्स आती है, ठीक है। वो पोस्ट वो लोग जो आउट ऑफ इंडिया के रहते हैं, IFS के जो लोग हो गए जितने हैं ना, तो वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो भाई उनकी वोटिंग अपना अधिकार किसी को दे सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी को भी। पुलिस फोर्स जितनी भी है, ठीक है, ऑफ अदर स्टेट में रहती है जो। और अगर बात करें मेंबर ऑफ अ फोर्स विच आर्मी, और भी जो फोर्स के मतलब आर्मी फोर्स के जो मेंबर्स हैं उनके लिए ये है, ठीक है, सर्विस वोट। फिर आते हैं हम लोग फार्म 17C। अब ये क्या है फार्म 17C? इसमें ये है तो कह रहा है कि फार्म इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भैया फॉर्म 70C को जो हम सबको दिखाएं, शेयरिंग का जो है वो परमिट नहीं देता है। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी के साथ साझा करे, शेयर करे फॉर्म 70C को, ये चीज़ को शेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मना किया है। कहने का मतलब ये है। अब 70C में आखिर ऐसा क्या है जो इलेक्शन कमीशन मना कर रहा है? देखिए इसमें डायरेक्शन दिया जाता है, जैसे मैंने आगे पढ़ा था MCC के बारे में, ठीक है, कोड कंडक्ट, वो सब कुछ में लिखा हुआ है। 70C के फर्स्ट पार्ट में अगर बात करें हम लोग, तो कितने मेंबर एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, ठीक है, वो उनका नंबर लिखा है। कितने रजिस्टर्ड है उनका नंबर लिखा हुआ है। बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो अपना जो वोट है वो डालने नहीं आएंगे, तो उनका नंबर लिखा है। बहुत से मेंबर जो है उनको वोट अलाउड ही नहीं है, उसी वजह से उनका जो वोटिंग लिस्ट से नाम काटा गया, तो उनका नंबर है। सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि भैया जो कैंडिडेट है उनका नाम, उनको टोटल कितने जो वोट हैं वो रिसीव हुए हैं, तो ये सब फॉर्म में लिखा होता है। तो वही बोला उन्होंने कि इसको शेयरिंग जो है परमिट नहीं है, ठीक है। किसने बोला? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से। इसको सब कौन देख सकता है? पोलिंग बूथ जो ऑफिशियल है वो देख सकता है, लेकिन हर इंसान को हम शेयर नहीं कर सकते इसको। रिलायंस सिग्नेचर, इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल समझिए, आपने ये वोटिंग मशीन देखी, यहाँ पर ये आपका कमल का निशान है बीजेपी, और ये कांग्रेस वाले का हाथ का निशान, एग्जांपल मानिए। आपने देख के तो टिक लगा दिया। अब मान लीजिए एग्जांपल जो पर्सन देख नहीं सकता उसके लिए इशू है, उसके लिए नॉर्मली तमिल में इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन, EVM मशीन में ये क्या इन्होंने किया, इस तरीके से जो है इस चीज़ों को उभार दिया है। आप टच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये लोटस का निशान है, इस टाइप से, तो उसके सामने ये क्लिक करना है, ठीक है। तो कह रहा है ये नॉर्मली जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, ब्लाइंड जो हमारे वोटर्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए वो इंडिपेंडेंटली जो है वोट कर पाएँ, कॉन्फिडेंटली जो है अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ। इसके लिए इस मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इन प्रोसेस को। तो क्या है, इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो पहले प्रोसेस चलता आ रहा, रूल 49 ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसको बंद किया गया। ये पहले रूल क्या था? पहले रूल ये था अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है या फिर, है ना, तो वो अपने साथ किसी पर्सन को ले जा सकता है, या फिर कोई डिसेबल पर्सन है तो अपने साथ किसी अदर पर्सन को ले जा सकता है, उसके बिहाफ पे वो उसको बताएगा। अगर वो पोलिंग जो कैबिन होता है उसके बाहर तक रहता है तो कोई बात नहीं, वहाँ तक वो प्रोसेस समझाए उसके बाद वो चला जाए, ठीक है। अगर अंदर तक जाता है पोलिंग बूथ के, वहाँ पे मतलब पूरा बताता है कि हाँ ये वाली चटनी इसकी है या फिर ये इसकी है, जो भी मतलब पूरा, है ना। तो उस टाइम क्या होगा, एक ही पर्सन के साथ जा सकता है। मतलब एग्जांपल मान लीजिए मैं हूँ, एक पर्सन के साथ गई जो नॉर्मली डिसेबल था, तो मेरे हाथ पे एक इंक लगा दी जाएगी कि भाई तुम एक बार एक पर्सन का साथ दे सही हो, ठीक है। अब मैं किसी और दूसरे पर्सन के साथ नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये एक पर्सन इस एक ही पर्सन के लिए अलाउड होता है। ये चीज़ें थी रूल 49 ऑफ द एक्ट में। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट हमारा जो भी है वो बाद में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।